हेलो एवरीवन। स्पेशल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज से हम राकेश यादव सर की बुक 7300 का एक और चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पार्टनरशिप। हिंदी में हम इसको बोलते हैं साझेदारी। ये इस बुक का चैप्टर 15 है और इसमें टोटल 67 क्वेश्चंस हैं। आज इस वीडियो में हम 1 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं पार्टनरशिप चैप्टर को। हमेशा की तरह देखिए, इस चैप्टर की शुरुआत भी हम बिल्कुल जीरो लेवल से करेंगे ताकि इस टॉपिक को लेकर कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रहे। देखिए, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी, तो ये बात तो अंडरस्टूड है कि साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में होगी। यहाँ पर हम दो व्यक्तियों की पार्टनरशिप को बेस बना करके कुछ एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पर हम दो व्यक्तियों की पार्टनरशिप को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि देखिए, इस टॉपिक में जो ज़्यादातर क्वेश्चंस आएंगे वो दो व्यक्तियों की ही पार्टनरशिप पर बेस आएंगे। और दूसरा रीज़न ये है कि अगर हम दो व्यक्तियों की पार्टनरशिप को बेस बना करके समझ जाएंगे तो हम उसको कितने ही व्यक्तियों पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम दो व्यक्तियों की पार्टनरशिप पर बेस कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, हम ये मानते हैं कि ए और बी दो दोस्त हैं और दोनों ही किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 10-10 हज़ार रुपए का निवेश करते हैं। यहाँ पर देखिए, निवेश को हम इंग्लिश में बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर हम इसको प्रदर्शित करेंगे आई से। तो यहाँ पर देखिए, दोनों ही 10-10 हज़ार रुपए लगा रहे हैं। तो यहाँ पर ए के नीचे भी 10 हज़ार आ जाएगा और बी के नीचे भी 10 हज़ार आ जाएगा। दूसरा हम मानते हैं टाइम। तो हम ये मानते हैं कि दोनों ही 1 साल का समय लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, या तो आप समय को साल में ले सकते हैं या महीने में ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पर मैंने इसको महीने में लिया है। तो यहाँ पर देखिए, ए के नीचे टाइम आ जाएगा 12 महीने और बी के नीचे भी टाइम आ जाएगा 12 महीने। अब देखिए, दोनों ने ही बराबर राशि लगाई है और बराबर टाइम लगाया है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इनका जो प्रॉफिट होगा वो किस अनुपात में बंटना चाहिए या इनको कितना कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो आपका जवाब होगा कि अगर दोनों ने रुपए बराबर लगाए हैं, टाइम बराबर लगाया है, तो इनको जो प्रॉफिट होगा वो बराबर बराबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितना इन्होंने रुपया लगाया है उसकी गुणा हम टाइम से कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ए का प्रॉफिट आ जाएगा 10 हज़ार गुणा 12 और बी का प्रॉफिट भी आ जाएगा 10 हज़ार गुणा 12। अब देखिए, ये आता है अनुपात में। अब यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 10 हज़ार से 10 हज़ार कट जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा 1:1। यानी कि ए को अगर 1 रुपए का प्रॉफिट होगा तो बी को भी 1 रुपए का प्रॉफिट होगा। यानी कि यहाँ पर इन दोनों को बराबर प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, जितना हमको ए और बी का निवेश दिया हुआ था वो हमने लिख लिया था और जितना हमें टाइम दिया हुआ था हमने वो लिख लिया था। लेकिन अब हम आगे से क्या करेंगे, इस इन्वेस्टमेंट को और टाइम को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। हम जहाँ तक इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। कैसे करेंगे ये मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, दो दोस्त हैं ए और बी। अब हमसे कहा गया है कि ए और बी दोनों ही 10-10 हज़ार रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो देखिए, 10-10 हज़ार को जब हम 10 हज़ार से ही डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। यानी कि ए अगर 1 रुपए लगा रहा है तो बी भी 1 रुपए लगा रहा है। तो यहाँ पर इन्वेस्ट आ जाएगा 1:1 का। इसी तरह से देखिए, टाइम हमको दिया है 12-12 महीने का। तो जब हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो टाइम भी 1:1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, टाइम आ जाएगा 1:1। अब हमें निकालना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट बराबर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम। तो एक की जब हम एक से गुणा करेंगे तो ए के नीचे एक आ जाएगा और बी के नीचे जब हम एक की एक से गुणा करेंगे तो ये भी एक आ जाएगा। तो अब हम आगे से इन्वेस्टमेंट और टाइम को जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना सिंप्लीफाई करके इसको लिखेंगे। अब देखिए, ये तो है पार्टनरशिप का सबसे बेसिक एग्जांपल, जहां पर दो दोस्त रुपए भी बराबर लगा रहे हैं और टाइम भी बराबर लगा रहे हैं। तो यहाँ पर उनको प्रॉफिट भी बराबर हो रहा है। अब देखिए, इस तरह का क्वेश्चन हमसे एग्जाम में बिल्कुल भी पूछा नहीं जाएगा। हमें या तो दो दोस्तों को इन्वेस्टमेंट अलग दिया जाएगा या उनका टाइम अलग दिया जाएगा। यहाँ पर हम दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जहाँ पर हम एक बार इन्वेस्टमेंट को अलग करके देखते हैं और एक बार टाइम को अलग करके देखते हैं। हम यहाँ पर अलग करके देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट को। अभी तक देखिए, दो दोस्त 10 हज़ार और 10 हज़ार इन्वेस्ट कर रहे थे। अब हम ये मानते हैं कि इस बार ए इन्वेस्ट कर रहा है 20 हज़ार रुपये और बी इन्वेस्ट कर रहा है 10 हज़ार रुपये और दोनों एक एक साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं।
तो देखिए अगर आप प्रैक्टिकली सोचेंगे, अगर ए 20,000 रुपये लगा रहा है और बी लगा रहा है 10,000 रुपये, यानी कि ए 2 गुने रुपए लगा रहा है तो उसको प्रॉफिट 2 गुना मिलना चाहिए। तो अब हम इसको देखते हैं कि हमारे एग्जाम्पल से इसको कितने मिलता है प्रॉफिट। यहाँ पर देखिए दो दोस्त आ जाएंगे ए और बी। अब देखिए इस बार ए लगा रहा है 20,000 रुपये और बी लगा रहा है 10,000 रुपये। अब यहाँ पर अगर हम इन दोनों ही रुपए को 10,000 से डिवाइड कर देंगे तो 20,000 को अगर हम 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 10,000 को 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का रेशियो या अनुपात आ जाएगा 2:1। यानी कि ए अगर 2 रुपये लगा रहा है तो बी 1 रुपये लगा रहा है, और यहाँ पर टाइम 1-1 साल का है तो टाइम का अनुपात आ जाएगा 1:1। अब हम यहाँ पर फिर से प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट बराबर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट गुना टाइम। तो यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा 2:1। यानी कि ए को अगर 2 रुपए का प्रॉफिट है तो बी को 1 रुपए का प्रॉफिट है। तो यहाँ से भी देखिए हमारे पास प्रॉफिट ए का 2 गुना आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए आप देख रहे होंगे कि अगर टाइम बराबर है तो इनका जो प्रॉफिट है वो उसी अनुपात में बढ़ रहा है जिस अनुपात में इनका इन्वेस्टमेंट है। यहाँ से अगर मैं टाइम को हटा दूं तो देखिए जो इनका इन्वेस्टमेंट है 2:1, तो इनका प्रॉफिट भी 2:1 ही है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि अगर टाइम सेम है तो इनका जो प्रॉफिट होता है वो इनके लगाए गए रुपए के अनुपात में ही होता है। अब हम देख लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल, जहां पर हम इन्वेस्टमेंट बराबर लेते हैं और टाइम को अलग कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम फिर से दो दोस्त ले लेते हैं ए और बी। अब देखिए इस बार हमें इन्वेस्टमेंट बराबर लेना है तो इन्वेस्टमेंट 1:1 हो जाएगा, और हम टाइम को ये मान लेते हैं कि ए तो लगाता है 12 महीने के लिए रुपए और बी लगाता है 6 महीने के लिए। तो यहाँ पर देखिए 12 और 6 का जब हम अनुपात निकालेंगे तो वो 2:1 आ जाएगा। इसको आप ये भी मान सकते हैं कि ए रुपए लगाता है 2 साल के लिए, बी लगाता है 1 साल के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास टाइम का जो अनुपात आ जाएगा वो आ जाएगा 2:1। अब देखिए अगर हम फिर से इनका प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट गुना टाइम। तो यहाँ पर हमारे पास ए का प्रॉफिट आ जाएगा 2 के बराबर और बी का प्रॉफिट आ जाएगा 1 के बराबर। अब अगर आप इसको प्रैक्टिकली सोचेंगे कि ए अगर 2 गुना टाइम के लिए रुपए लगा रहा है तो उसको प्रॉफिट भी 2 गुना मिलना चाहिए। तो यहाँ पर भी देखिए उसको प्रॉफिट 2 गुना मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपको ये याद रखना है कि अगर इन्वेस्टमेंट बराबर है तो इनका जो प्रॉफिट होता है वो इनके टाइम के अनुपात में बढ़ जाता है। अब यहाँ पर देखिए हम देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी अलग होगा और टाइम भी अलग होगा। यहाँ पर देखिए हम ये मानते हैं कि ए इन्वेस्ट कर रहा है 40,000 रुपये और बी इन्वेस्ट कर रहा है 30,000 रुपये, और ए इन्वेस्ट कर रहा है 2 साल के लिए और बी इन्वेस्ट कर रहा है 3 साल के लिए। तो यहाँ पर देखिए अगर हम प्रॉफिट का रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर दो दोस्त आ जाएंगे ए और बी। ए यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है 40,000 रुपये और बी इन्वेस्ट कर रहा है 30,000 रुपये। तो यहाँ पर अगर हम इनका अनुपात निकालेंगे तो अनुपात आ जाएगा 4:3। इसी तरह से हमें जो टाइम दिया हुआ है वो ए का टाइम दिया हुआ है 2 साल और बी का टाइम दिया हुआ है 3 साल। तो यहाँ पर टाइम का अनुपात आ जाएगा 2:3। अब हम निकाल देंगे इनका प्रॉफिट। तो देखिए प्रॉफिट बराबर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट गुना टाइम। ए का इन्वेस्टमेंट है 4 के बराबर और टाइम है 2 साल, इन दोनों की गुणा करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा 8। इसी तरह से बी का इन्वेस्टमेंट है 3 के बराबर और टाइम भी 3 के बराबर है तो उसका प्रॉफिट आ जाएगा 9 के बराबर। तो यहाँ पर ए को अगर 8 रुपए का प्रॉफिट होगा तो बी को 9 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 केस निकल करके आए हैं। पहले केस में इन्वेस्टमेंट अलग था, टाइम सेम था, तो जो प्रॉफिट हुआ था वो इन्वेस्टमेंट के रेशियो में हुआ था। दूसरे केस में इन्वेस्टमेंट सेम था, टाइम अलग था, तो जो प्रॉफिट हुआ था वो टाइम के रेशियो में हुआ था। और ये तीसरा केस है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट और टाइम दोनों अलग अलग है, तो जो प्रॉफिट होगा वो इन्वेस्टमेंट और टाइम को गुणा करके आएगा। तो यहाँ पर ये आपको बातें याद रखनी है। इसके अलावा देखिए हम यहाँ पर जो प्रॉफिट निकाल रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट और टाइम की गुणा करके निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को अलग से नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा P बराबर आई गुणा टी। इससे अगर देखिए हम टी बराबर निकालेंगे यानी कि टाइम बराबर निकालेंगे तो बराबर हो जाएगा प्रॉफिट डिवाइड बाई इन्वेस्टमेंट। और यहाँ से अगर हम इन्वेस्टमेंट निकालेंगे तो इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाएगा प्रॉफिट डिवाइड बाई टाइम। तो यहाँ पर आपको ये तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं। अब हम शुरू करते हैं इस टॉपिक के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1, ए 50,000 रुपए की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू करता है। 3 माह के बाद बी 70,000 रुपए निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो जाता है। ज्ञात करें वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पर देखिए हमें ए का जो पूंजी निवेश दिया हुआ है वो 50,000 रुपये दिया हुआ है,
और बी का पूंजी निवेश 70,000 रुपये दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम इनका अनुपात निकालेंगे तो अनुपात आ जाएगा 5:7। यहाँ पर आप 50,000 और 70,000 के आखिरी के 4 जीरो हटा देंगे तो अनुपात 5:7 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 5:7। अब देखिए हमसे पहली लाइन में क्या कहा गया है। हमसे कहा गया है कि ए 50,000 की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू करता है, और आखिरी लाइन में हमसे पूछा गया है ज्ञात करें वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ प्राप्त होगा। अब देखिए ए ने व्यापार शुरू किया है और वर्ष के अंत तक रहा है, यानी कि ए पूरे 12 महीने तक व्यापार करता है, तो ए का टाइम हो जाएगा 12 महीने। हमसे दूसरी लाइन में कहा है 3 माह के बाद बी 70,000 रुपये निवेश करके उस व्यापार में शामिल हो जाता है। अब देखिए बी 3 महीने बाद आया है और पूरा व्यापार चला है 12 महीने, तो बी की जो टाइमिंग है वो हो जाएगी 9 महीने के बराबर। तो यहाँ पर देखिए टाइम का रेशियो आ जाएगा 12:9। अब मैंने आपसे कहा है कि इस टाइम के रेशियो को भी हम सिंपलीफाई करके लिखेंगे, तो यहाँ पर अगर हम टाइम को 3 से डिवाइड कर देंगे तो टाइम आ जाएगा 4:3 के बराबर। अब हमसे पूछा है लाभ का अनुपात, तो देखिए प्रॉफिट निकालने के लिए हम इन्वेस्टमेंट और टाइम की गुणा कर देते हैं, तो ए का प्रॉफिट आ जाएगा 20 और बी का प्रॉफिट आ जाएगा 21। तो यहाँ पर अनुपात हो जाएगा 20:21। अब यहाँ पर देखिए हमारा कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 2, ए बी सी ने अपनी निवेशित पूंजी क्रमशः 1:2:4 के अनुपात में निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 6 माह बाद ए ने निवेशित पूंजी का आधा अधिक भाग और बी ने अपनी निवेशित पूंजी के बराबर धनराशि और निवेश की, जबकि सी ने अपनी निवेशित पूंजी का 1/4 भाग वापस निकाल लिया। ज्ञात करें वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ मिलेगा। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिए, क्योंकि यहाँ पर 6 महीने के बाद ए बी सी की पूंजी में चेंजेस हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए हमसे पहली लाइन में कहा गया है कि ए बी तथा सी अपनी पूंजी क्रमशः 1:2:4 के अनुपात में निवेश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन्वेस्टमेंट आ जाएगा ए के नीचे 1, बी के नीचे 2 और सी के नीचे 4। आगे हमसे कहा गया है 6 माह बाद ए ने निवेशित पूंजी का आधा अधिक भाग। अब देखिए ए की निवेशित पूंजी है 1 रुपए, एक का अगर हम आधा करेंगे तो वो हो जाएगा 0.5। अब देखिए दशमलव में आ रहा है, तो हम क्या करते हैं इन तीनों की पूंजी को 2 गुना कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर ए की पूंजी कर लेते हैं 2 के बराबर, बी की पूंजी कर लेते हैं 4 के बराबर और सी की पूंजी कर लेते हैं 8 के बराबर। अब देखिए हमसे कहा गया है कि 6 माह के बाद ए ने निवेशित पूंजी का आधा अधिक भाग और बी ने अपनी निवेशित पूंजी के बराबर धनराशि और निवेश की, जबकि सी ने अपनी निवेशित पूंजी का 1/4 भाग वापस निकाल लिया। यहाँ पर देखिए ए और बी तो ज्यादा निवेश कर रहे हैं और सी अपनी निवेशित पूंजी का कुछ भाग वापस निकाल रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमसे वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात पूछा है। यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं सीधे उनके लाभ का अनुपात निकालते हैं। यहाँ पर हम किस तरह से निकालते हैं इसको आप देखिए। यहाँ पर देखिए शुरू में ए ने लगाए हुए हैं 2 रुपए और 6 माह के बाद ए आधा अधिक भाग और निवेश करता है। तो देखिए 2 का अगर हम आधा करेंगे तो वह 1 रुपए के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप इसको समझिए, ए ने जो 2 रुपए लगाए हैं वो तो वह शुरू से लेकर के साल के अंत तक रख रहा है, तो यहाँ पर हम 2 की गुणा तो कर देंगे 12 से। अब 6 माह के बाद उसने 1 रुपया और इन्वेस्ट किया है, तो ये जो 1 रुपया है ये आगे 6 महीने तक ही रहेगा, तो हम 1 की गुणा कर देंगे 6 से। यहाँ पर आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरे तरीके से ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए शुरू में ए ने 2 रुपए इन्वेस्ट किए हैं और 6 महीने के बाद उसने 1 रुपया और बढ़ा दिया है, तो ये जो 2 रुपए हैं शुरू वाले इसकी गुणा आप 6 से कर दीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणा 6। और 6 महीने के बाद क्या हुआ, उसके पास 2 रुपए तो पहले हैं और 1 रुपया उसने और बढ़ा दिया, तो टोटल हो गए उसके पास 3 रुपए। अब ये जो 3 रुपए हैं ये आगे 6 महीने तक रहेंगे, क्योंकि शुरू के 6 महीने तो उसकी पूंजी 2 रुपए थी और आगे के जो 6 महीने हैं उसमें उसकी पूंजी है 3 रुपए। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 गुणा 6। तो यहाँ पर आप ए का प्रॉफिट निकालने के लिए या तो 2 गुणा 12 प्लस 1 गुणा 6 करिए या 2 गुणा 6 प्लस 3 गुणा 6 करिए, एक ही बात है। यहाँ पर मैंने पहले वाले तरीकों को लिया है क्योंकि ये मुझे ज़्यादा आसान लग रहा है। अब देखिए हम देखते हैं बी का प्रॉफिट। बी ने क्या किया है, शुरू में 4 रुपए लगाए हुए हैं, तो ये 4 रुपए वह साल के अंत तक रखेगा, तो हम 4 की गुणा कर देते हैं 12 से। अब उसने क्या किया है
जितनी राशि उसके पास पहले थी उसने इतनी ही और निवेश की, यानी कि पहले अगर 4 रुपए थे तो उसने 6 माह के बाद 4 रुपए और निवेश कर दिए। तो 4 की गुणा कर देंगे हम 6 से, क्योंकि ये जो 4 रुपए हैं ये आगे 6 महीने तक रहेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 × 12 प्लस 4 × 6। अब हम निकालते हैं सी का प्रॉफिट। यहाँ पर देखिए सी के पास शुरू में है 8 रुपए। अब देखिए जो 8 रुपए हैं, सी ने 6 माह के बाद इसका 1/4 भाग वापस निकाल लिया है। तो यहाँ पर देखिए जो 8 रुपए हैं ये 6 माह तक ही रहे हैं। तो यहाँ पर हम 8 की गुणा करेंगे 6 से। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये जो 8 रुपए हैं ये पूरे साल तक नहीं रहे हैं, ये 6 माह तक रहे हैं। तो हम 8 की गुणा कर देंगे 6 से। अब देखिए 8 का अगर हम 1/4 भाग निकालेंगे तो वो आ जाएगा 2 रुपए के बराबर। 8 में से 2 घटा देंगे तो हमारे पास रह जाएगा 6 रुपए। तो 6 माह के बाद जो सी का इन्वेस्ट रह गया वो 6 रुपए का रह गया। तो हम इसमें ऐड कर देंगे 6 × 6। अब यहाँ से देखिए अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए का जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ जाएगा 30 रुपए के बराबर, बी का जो प्रॉफिट है वो आ जाएगा 72 रुपए के बराबर, और सी का जो प्रॉफिट है वो आ जाएगा 84 के बराबर। यहाँ पर जब हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5:12:14। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, एक सक्रिय पार्टनर को कुल लाभ में से उसका कमीशन देने के बाद शेष लाभ का 20% कमीशन के रूप में दिया जाता है। यदि सक्रिय पार्टनर का कमीशन 8,000 रुपये है तो ज्ञात करें व्यापार में कुल लाभ कितना हुआ। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझिए, क्योंकि इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। तो यहाँ पर आप इसको ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए हमसे पहली लाइन में कहा गया है एक सक्रिय पार्टनर को कुल लाभ में से उसका कमीशन देने के बाद। यहाँ पर देखिए कुल लाभ में से उसका कमीशन दिया जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुल लाभ मान लेते हैं x रुपए के बराबर। अब देखिए तीसरी लाइन के आखिरी में हमसे कहा गया है यदि सक्रिय पार्टनर का कमीशन 8,000 है। अब देखिए हमारे पास कुल लाभ है x रुपए और कमीशन है 8,000। तो कमीशन देने के बाद कितनी राशि बच जाएगी, तो हम x में से 8,000 को घटा देंगे तो हमारे पास शेष लाभ रह जाएगा x - 8,000 के बराबर। अब देखिए आगे हमसे कहा गया है शेष लाभ का 20% कमीशन के रूप में दिया गया है। अब ये जो शेष लाभ रह गया है x - 8,000, इसका जब हम 20% निकालते हैं तो वो कमीशन के बराबर बैठता है, और कमीशन है 8,000 तो ये बराबर हो जाएगा 8,000 के। यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 48,000 रुपये। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन 9 लाख रुपए का लाभ कमाती है जिसके 20% भाग का भुगतान कर के रूप में किया जाता है। यदि शेष लाभ पी, क्यू तथा आर को क्रमशः 1:1:2:2 के अनुपात में दिया जाता है तो ज्ञात करें प्रत्येक का हिस्सा क्या है। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हम बिना सॉल्व करे भी दे सकते हैं। बिना सॉल्व करे इस क्वेश्चन का आंसर हम किस तरह से दे सकते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले यहाँ पर हम इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करके देते हैं। यहाँ पर देखिए हमें राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन का लाभ दिया हुआ है 9 लाख रुपए, और आगे हमसे कहा गया है कि इसका 20% भाग कर के रूप में दिया जाता है। तो देखिए अगर हम कर का भाग हटा देंगे 20%, तो जो शेष लाभ रह जाएगा वह 80% के बराबर रह जाएगा। तो यहाँ पर हम निकालते हैं शेष लाभ। तो देखिए शेष लाभ हो जाएगा 9 लाख का 80%, यानी कि 9 लाख गुणा 80/100। यहाँ से हमारे पास शेष लाभ आ जाएगा 7,20,000 के बराबर। अब देखिए हमें पी क्यू आर का लाभ दे रखा है 1:1:1/2:2। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये लिखा जाएगा 1:3/2:2। इसको जब हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास अनुपात आ जाएगा 2:3:4। इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कुल लाभ आ जाएगा 9 रुपए के बराबर। अब देखिए हमारे पास लाभ आ रहा है 9 रुपए के बराबर, और ऊपर हमारे पास शेष लाभ आ रहा है 7,20,000। तो हम 9 की कंपेयर कर देंगे 7,20,000 से। तो 7,20,000 9 का है 80,000 गुना। तो हमसे अगर पी का लाभ पूछा है तो हम पी के भी 80,000 गुना कर देंगे। 2 का जब हम 80,000 गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,60,000। क्यू का लाभ निकालने के लिए हम 3 का 80,000 गुना करेंगे। 3 की जब हम 80,000 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2,40,000। और आर की जो वैल्यू है 4, इसका जब हम 80,000 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 3,20,000 के बराबर। तो यहाँ पर पी का लाभ है 1,60,000, क्यू का लाभ है 2,40,000 और आर का लाभ है 3,20,000। ये तो है देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। अब हम इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व करे आंसर कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए हमें जब पी क्यू आर के लाभ का अनुपात दिया हुआ है ये हमें 1:1:1:2:2 दिया हुआ है।
इसको जब हमने सिंपलीफाई करके लिखा था तो ये लिखा गया था 2:3:4। इसका मतलब ये है कि P को अगर 2 रुपए का लाभ होगा तो Q को 3 रुपए का होगा और R को 4 रुपए का होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि P Q R की तरफ बढ़ने पर जो लाभ है ये बढ़ता जा रहा है। अब देखिए हमारे जो ऑप्शन होने चाहिए ये लाभ के बढ़ते हुए क्रम में होने चाहिए। अब अगर हम यहाँ पर पहला ऑप्शन देखें तो पहले ऑप्शन में P का लाभ आ रहा है 2,40,000 और Q का लाभ आ रहा है 3,20,000। यहाँ तक तो सही है, लेकिन R का जो लाभ है वो हमको दे रखा है 1,60,000। अब देखिए R का जो लाभ है ये सबसे ज्यादा होना चाहिए, यहाँ पर ये सबसे कम हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में अगर हम देखें तो इसमें पी क्यू आर के जो लाभ हैं ये घटते क्रम में है। इसमें पी का लाभ सबसे ज्यादा है, क्यू का उससे कम है और आर का लाभ सबसे कम है, जबकि ये जो लाभ है ये बढ़ते क्रम में होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता है। अगर हम ऑप्शन नंबर सी देखें, ऑप्शन नंबर सी में पी का लाभ है 1,60,000 और क्यू का लाभ है 3,20,000। अब देखिए अगर हम इन दो का ही अनुपात निकालेंगे तो इनका अनुपात आ जाएगा 1:2, जबकि हमें अनुपात दे रखा है 2:3। यहाँ पर अगर आप P और Q के लाभ का अनुपात नहीं निकालना चाहते तो आप आगे R का लाभ देख लीजिए। ऑप्शन नंबर सी में हमें R का लाभ दे रखा है 2,40,000 और Q का लाभ दे रखा है 3,20,000। अब हमारे अनुसार Q का लाभ कम होना चाहिए और R का लाभ ज्यादा होना चाहिए, जबकि ऑप्शन नंबर सी में ये उल्टा दे रखा है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच जाता है, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर हमारा जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी सही। यहाँ पर P का लाभ होगा 1,60,000, Q का लाभ होगा 2,40,000 और R का लाभ होगा 3,20,000। यहाँ पर देखिए जो तरीका है ये इस क्वेश्चन पर तो अप्लाई हो गया, लेकिन ये सभी क्वेश्चंस पर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारा पी क्यू आर के लाभ का अनुपात कितना आसान था, 2:3:4। ये बढ़ते क्रम में बन गया और हमारा कोई भी ऑप्शन बढ़ते क्रम में नहीं था, तो हमने इसको आसानी से आइडेंटिफाई कर लिया। लेकिन ऐसा हो सकता है कि हमारे जो ए बी सी डी ऑप्शन हैं ये बढ़ते क्रम में ही हो, और ये भी हो सकता है कि ये 2:3:4 के अनुपात में ही हो। तो अगर ऐसा होगा तो फिर हमें इस क्वेश्चन को पहले वाले तरीके से ही सॉल्व करना पड़ेगा, फिर हमें शेष लाभ निकाल करके कंपेयर करनी पड़ेगी। तो जो पहला वाला तरीका है वो हमारा सभी क्वेश्चंस पर अप्लाई होगा, जबकि ये सभी क्वेश्चंस पर अप्लाई नहीं होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम आपको पहले एक नज़र अपने ऑप्शंस को देखना है। अगर आपको लग रहा है कि ऑप्शंस की हेल्प से ये हो सकता है तो आप इस तरीके को अप्लाई करिए, वरना पहले वाले तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, 13,950 रुपए की राशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि बी का हिस्सा ए के हिस्से का 2 गुना हो तथा सी का हिस्सा बी के 2 गुने हिस्से में 50 रुपए कम हो। ज्ञात करें ए का हिस्सा क्या है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर दूसरी लाइन में हमसे कहा गया है कि बी का हिस्सा ए के हिस्से का 2 गुना हो। यहाँ पर कंपेयर की गई है ए के हिस्से से, तो यहाँ पर हम ए के हिस्से को मान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए शुरू में हमारे पास आ जाते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। अब यहाँ पर हम ए का हिस्सा मान लेते हैं एक्स के बराबर। अब अगर ए का हिस्सा एक्स के बराबर है तो बी का हिस्सा 2 गुना होना चाहिए, तो यहाँ पर बी का हिस्सा हो जाएगा 2x के बराबर। अब देखिए आगे हमें सी का जो हिस्सा है वो दिया हुआ है बी के 2 गुने हिस्से में 50 रुपए कम। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बी का 2 गुना करेंगे तो वो हो जाएगा 4x, और इस 4x में से हम 50 रुपए कर देंगे कम। तो यहाँ पर सी का हिस्सा हो जाएगा 4x माइनस 50। अब देखिए ये इनका हिस्सा आ गया है। अब ये जो हिस्सा है ये 13,950 रुपए के बराबर है, क्योंकि कुल राशि 13,950 के बराबर दी हुई है। तो यहाँ पर देखिए हम इन तीनों को ऐड करके 13,950 के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2x प्लस 4x माइनस 50, ये बराबर हो जाएगा 13,950 के। यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 2,000 रुपए के बराबर। अब यहाँ पर हमसे पूछा है ए का हिस्सा है x के बराबर और x की वैल्यू आई है 2,000, तो यहाँ पर ए का हिस्सा है 2,000 रुपए के बराबर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 45,000 रुपए की पूंजी निवेश की तथा कुछ समय बाद बी 30,000 रुपए निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। यदि एक वर्ष के अंत में उन्हें 2:1 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ हो तो ज्ञात करें बी कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ। यहाँ पर देखिए हमें ए की निवेश पूंजी दी हुई है 45,000 रुपए और बी की निवेश पूंजी दी हुई है 30,000 रुपए। इन दोनों को अगर हम 15,000 से डिवाइड कर देंगे
तो ए की निवेश पूंजी आ जाएगी 3 के बराबर और बी की निवेश पूंजी आ जाएगी 2 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए ए अनुपात बी का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो आ जाएगा 3:2। इसके अलावा देखिए हमसे शुरू में कहा गया है ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 45,000 रुपए की पूंजी निवेश की। इसका मतलब ये है कि व्यापार की जो शुरुआत है वो ए ने की है और आगे हमसे कहा गया है कि एक वर्ष के अंत में उन्हें 2:1 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। अब देखिए ए ने व्यापार की शुरुआत की है और वो वर्ष के अंत तक रहा है। इसका मतलब ये है कि ए की जो टाइमिंग है वो 12 महीने के बराबर है। तो ए की टाइमिंग ले लेंगे हम 12 के बराबर। इसके अलावा देखिए बी कुछ महीने बाद आता है। अब कितने महीने बाद आता है हमें ये नहीं पता है और वो कितने महीने व्यापार में रहा हमें ये भी नहीं पता है। तो हम क्या करते हैं, बी कितने महीने व्यापार में रहा इसको हम मान लेते हैं एक्स के बराबर। तो यहाँ पर देखिए टाइम का रेशियो आ जाएगा 12:x। अब देखिए क्वेश्चन में हमें एक वर्ष के अंत में ए और बी के लाभ का अनुपात दिया हुआ है 2:1। तो हम क्या करते हैं, पहले अपने अनुसार लाभ का अनुपात निकाल लेते हैं। यहाँ से देखिए अगर हम ए का लाभ निकालेंगे तो लाभ बराबर हो जाएगा निवेश गुणा समय। निवेश है 3 रुपए का और समय है 12 महीने, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 × 12। इसको हम डिवाइड कर देते हैं बी के लाभ से। बी का लाभ हो जाएगा इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 × x। अब देखिए ये जो अनुपात है ये हमको दे रखा है 2:1, तो ये बराबर हो जाएगा 2/1 के। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 9 के बराबर। अब देखिए हमने x क्या माना था, x हमारी वो वैल्यू है जितने महीने b व्यापार में रहा है। अब व्यापार चला है 1 साल का और b रहा है 9 महीने। इसका मतलब ये है कि b 3 महीने बाद व्यापार में ज्वाइन हुआ है। तो यहाँ पर b की ज्वाइनिंग आ जाएगी 3 महीने बाद। ये तो है देखिए टाइम निकालने का बेसिक मेथड। ये मेथड मैंने आपको बता दिया है, लेकिन आगे से हम इसे यूज़ नहीं करेंगे। आगे से हम दूसरा मेथड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए हमें ए की निवेश पूंजी दी हुई है 45,000 रुपये और बी की निवेश पूंजी दी हुई है 30,000 रुपये। इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ जाएगा 3:2। तो यहाँ पर देखिए ए अनुपात बी का जो इन्वेस्टमेंट है उसको हम लिख लेते हैं 3:2। इसके अलावा देखिए हम ए और बी का टाइम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ए का टाइम तो पता है 12 महीने है, लेकिन बी की टाइमिंग नहीं पता है। तो हम अभी टाइम को छोड़ देते हैं। इसके आगे हमें प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है 2:1, तो हम पी के आगे लिख लेते हैं 2:1। अब देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, जो प्रॉफिट होता है वो बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। उसी से हमने एक दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर हमें टाइम निकालना हो तो टाइम बराबर हो जाएगा प्रॉफिट डिवाइड बाई इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, टाइम का रेशियो निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखिए टाइम बराबर हो जाएगा, ए का टाइम हो जाएगा प्रॉफिट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट यानी कि 2/3 और बी का टाइम हो जाएगा 1/2। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टाइम आ जाएगा 4:3। अब यहाँ पर देखिए ए का टाइम आ रहा है 4 महीने और बी का टाइम आ रहा है 3 महीने। ए व्यापार में रहा है 12 महीने, तो हमें इसे 3 गुना करना पड़ेगा। तो 4 का जब हम 3 गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब हमने अगर 4 को 3 गुना किया है तो जो बी की टाइमिंग है 3 महीने, हम इसको भी 3 गुना कर देंगे। तो 3 की जब हम 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास बी की टाइमिंग आ जाएगी 9 महीने। तो बी 9 महीने व्यापार में रहा है। अब हमसे पूछा गया है कि बी कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ। अब देखिए बी व्यापार में रहा है 9 महीने और व्यापार चला है 12 महीने। इसका मतलब वह 3 महीने बाद शामिल हुआ है। तो यहाँ पर बी की ज्वाइनिंग आ जाएगी 3 महीने बाद। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स तथा वाई ने एक व्यापार में क्रमशः 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश की। 8 माह के बाद एक्स ने अपनी निवेशित पूंजी वापस निकाल ली। यदि उन्हें 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ हो तो ज्ञात करें वाई ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की। ये क्वेश्चन भी देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है। यहाँ पर हमें एक्स और वाई के व्यापार में जो पूंजी का निवेश दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5:6। तो यहाँ पर देखिए एक्स और वाई का जो इन्वेस्टमेंट है वो आ जाएगा 5:6। इसके अलावा देखिए हमें एक्स का टाइम तो दे रखा है कि उसने 8 माह के बाद अपनी पूंजी वापस निकाल ली, लेकिन वाई का टाइम नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जो आगे हमें प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है हम उसको लिख लेंगे। आगे हमें प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है 5:9। तो यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा 5:9। अब यहाँ से देखिए हम फिर से टाइम निकाल लेंगे। टाइम बराबर होता है प्रॉफिट डिवाइड बाई इन्वेस्टमेंट। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो एक्स की टाइमिंग आ जाएगी 1 के बराबर। और जब हम बाई की टाइमिंग निकालेंगे तो प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 9/6। उसको जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 3/2 के बराबर। टाइम में दोनों साइड 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास टाइम का रेशियो आ जाएगा 2:3।
अब यहाँ पर देखिए x की टाइमिंग आ रही है 2 महीने और y की टाइमिंग आ रही है 3 महीने, जबकि x ने रुपए रखे हैं 8 महीने, क्योंकि उसने 8 महीने बाद निकाले हैं तो वह व्यापार में 8 महीने रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम 8 की कंपेयर कर देंगे 2 से, तो 2 8 का 4 गुना है, तो यहाँ पर हमारे पास जो y की टाइमिंग है 3 महीने, हम इसका भी 4 गुना कर देंगे, तो यहाँ पर y की टाइमिंग आ जाएगी 12 महीने। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, 4 दूध वालों ने एक चरागाह किराए पर लिया। एम ने 16 गायों को 3 माह तक, एन ने 20 गायों को 4 माह तक, ओ ने 18 गायों को 6 माह तक और पी ने 42 गायों को 2 माह तक चराया। यदि किराए की राशि में एम का हिस्सा 2400 रुपये है तो ज्ञात करें ओ का हिस्सा क्या होगा। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बात समझिए। जैसे यहाँ पर 4 दोस्त हैं और चारों के पास अलग अलग संख्या में गायें हैं, तो आप एक बात बताइए कि क्या इन चारों को बराबर किराया देना चाहिए, या जिसके पास ज़्यादा गायें हैं उसे ज़्यादा किराया देना चाहिए और जिसके पास कम गायें हैं उसे कम किराया देना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर आप एम और पी का एग्जाम्पल ले लेंगे, तो एम के पास 16 गायें हैं और पी के पास 42 गायें हैं। अब देखिए अगर आप 42 का आधा करेंगे तो भी 21 गाय होती हैं। अब एम के पास है 16 गाय, यानी कि आधे से भी कम है, तो वो पी के बराबर किराया क्यों दे। तो यहाँ पर सीधा सा लॉजिक ये है कि जिसके पास कम गाय हैं उसे कम किराया देना होगा और जिसके पास ज़्यादा गाय हैं उसे ज़्यादा किराया देना होगा। अब देखिए ये तो बात हुई गाय की, अब हम बात करते हैं टाइम की। अब देखिए अगर हम टाइम की बात करेंगे तो जिसने कम समय के लिए गाय रखी है उसे कम किराया देना चाहिए और जिसने ज़्यादा समय के लिए गाय रखी है उसे ज़्यादा किराया देना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हम किराया या रेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, गाय की और समय की गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा एम एन ओ पी। एम के पास जो गाय है वो 16 है, एन के पास जो गाय है वो 20 है, ओ के पास गाय है 18 और पी के पास गाय है 42। इसी तरह से अगर हम इनकी टाइमिंग देखेंगे तो एम ने गाय रखी है 3 महीने के लिए, एन ने गाय रखी है 4 महीने के लिए, ओ ने गाय रखी है 6 महीने के लिए और पी ने गाय रखी है 2 महीने के लिए। अब देखिए इसके आगे हमें एम का हिस्सा दिया हुआ है 2400 और हमसे ओ का हिस्सा पूछा है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, एम और ओ की ही गुणा करेंगे। अगर हमसे टोटल पूछा जाता तो हम फिर इन चारों की गुणा करते, लेकिन यहाँ पर हमसे एक का दे करके दूसरे का पूछा है तो यहाँ पर हम इन दो की ही कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर हम एम का किराया निकालेंगे तो एम की जो गाय है वो 16 है और टाइम है 3 महीने, इन दोनों की गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48। इसी तरह से अगर हम ओ का किराया निकालेंगे तो ओ के पास गाय है 18 और ओ का समय है 6 महीने, इन दोनों की गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 108। अब हमें एम का हिस्सा दिया हुआ है 2400, अब हमारे पास आ रहा है 48, तो हम 48 की कंपेयर कर देंगे 2400 से। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 48 का आधा हो रहा है 24 और आगे है 2 जीरो, तो हम 108 का आधा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 54 और 2 जीरो लगा देंगे तो हमारे पास ओ का हिस्सा आ जाएगा 5400। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, ए बी तथा सी ने एक व्यापार में कुल 47,000 रुपए की पूंजी निवेश की। यदि ए ने बी से 7,000 अधिक तथा बी ने सी से 5,000 अधिक निवेश किए तो ज्ञात करें 4,700 के कुल लाभ में सी का हिस्सा क्या होगा। यहाँ पर देखिए दूसरी लाइन में हमसे कहा गया है यदि ए ने बी से 7,000 अधिक तथा बी ने सी से 5,000 अधिक निवेश किए। यहाँ पर देखिए ए की कंपेयर की गई है बी से और बी की कंपेयर की गई है सी से, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले सी को मान लेंगे। तो यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि सी ने जो रुपए निवेश किए हैं वह एक्स रुपए निवेश किए हैं। अब हमसे कहा गया है कि बी ने सी से 5,000 अधिक निवेश किए हैं, तो यहाँ पर देखिए बी के द्वारा जो निवेश राशि आ जाएगी वह आ जाएगी x प्लस 5,000 के बराबर। इसके अलावा देखिए हमसे कहा गया है कि ए ने बी से 7,000 अधिक निवेश किए हैं, तो यहाँ पर देखिए अगर हम x प्लस 5,000 में 7,000 जोड़ देंगे तो ए का हिस्सा आ जाएगा x प्लस 12,000 के बराबर। अब देखिए पहली लाइन में हमसे कहा गया है कि ए बी सी ने एक व्यापार में 47,000 रुपए की पूंजी निवेश की है। अब देखिए हमारे पास इन तीनों की पूंजी x की फॉर्म में आ रही है, तो हम क्या करते हैं इन तीनों को ऐड करके 47,000 के बराबर कर देते हैं। तो देखिए ए की पूंजी में जो x आ रहा है, बी की पूंजी में जो x आ रहा है और सी की पूंजी में जो x आ रहा है, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो 3x हो जाएगा और ए की पूंजी के 12,000 और बी की पूंजी के 5,000, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 17,000 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 3x प्लस 17,000, ये बराबर हो जाएगा 47,000 के। यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 10,000 के बराबर। अब देखिए हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है,
तो अब हम ए बी सी की निवेश राशि निकाल सकते हैं। ए ने निवेश किए हैं एक्स प्लस 12,000, एक्स की वैल्यू है 10,000, 10,000 प्लस 12,000 हो जाएंगे 22,000 के बराबर। इसी तरह से बी की निवेश राशि है एक्स प्लस 5,000, एक्स की वैल्यू आई है 10,000, 10,000 और 5,000 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15,000। और सी ने निवेश किए हैं एक्स के बराबर, एक्स की वैल्यू है 10,000, तो सी के नीचे आ जाएगा 10,000। इन सभी को ऐड करेंगे तो ये 47,000 के बराबर है। अब यहाँ पर देखिए हमें ए बी सी का टाइम दिया हुआ नहीं है। अब टाइम दिया हुआ नहीं है इसका मतलब ये है कि ए बी सी की टाइमिंग सेम है। अब देखिए मैंने आपसे बताया है कि अगर टाइम सेम होता है तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही इनके प्रॉफिट का रेशियो भी हो जाता है। तो यहाँ पर हम ए का प्रॉफिट मान लेते हैं 22,000 के बराबर, बी का प्रॉफिट मान लेते हैं 15,000 और सी का प्रॉफिट मान लेते हैं 10,000। इन सभी को ऐड कर देंगे तो कुल प्रॉफिट हो जाएगा 47,000 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए प्रॉफिट आ रहा है 47,000 और क्वेश्चन में हमसे कह रखा है कि कुल प्रॉफिट है 4,700। तो यहाँ पर हम 47,000 कंपेयर कर देंगे 4,700 से। तो यहाँ पर देखिए एक जीरो ही हट रहा है। हमसे पूछा है सी का हिस्सा, तो जो सी का हिस्सा 10,000 है इसमें से भी एक जीरो हटा देंगे तो सी का हिस्सा आ जाएगा 1,000 के बराबर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, 11,250 रुपए की राशि को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए का हिस्सा बी तथा सी के कुल हिस्से का 1/2 हो तथा बी का हिस्सा ए तथा सी के कुल हिस्से का 1/4 हो। तो ज्ञात करें ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है। यहाँ पर देखिए हमें 11,250 की राशि दी हुई है जिसे हमें ए बी सी में बांटना है। हमसे कहा गया है कि ए का हिस्सा बी तथा सी के कुल हिस्से का 1/2 हो। तो यहाँ पर देखिए हम लिख लेते हैं ए अनुपात बी प्लस सी और इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। अब हमसे कहा गया है ए का हिस्सा बी तथा सी के कुल हिस्से का 1/2 हो। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बी प्लस सी को 2 के बराबर मान लेंगे तो ए का हिस्सा 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ए के नीचे आ जाएगा 1, बी प्लस सी के नीचे आ जाएगा 2 और इन तीनों को ऐड कर देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा 3 के बराबर। आगे देखिए हमसे क्वेश्चन में कहा गया है बी का हिस्सा ए तथा सी के कुल हिस्से का 1/4 हो। अब यहाँ पर देखिए हम लिख लेंगे बी अनुपात ए प्लस सी। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमें फिर से ए प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। अब हमसे कहा गया है बी का हिस्सा ए तथा सी के कुल हिस्से का 1/4 हो। तो यहाँ पर देखिए अगर हम a प्लस सी को 4 के बराबर मान लेंगे तो b 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए b के नीचे 1 आ जाएगा, a प्लस सी हो जाएगा 4 के बराबर और इन तीनों को ऐड कर देंगे तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा 5 के बराबर। अब देखिए ऊपर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हो रही है 3 के बराबर और नीचे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हो रही है 5 के बराबर। अब देखिए अगर हम इन तीनों को ऐड कर रहे हैं तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो बराबर होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं ऊपर वाली इक्वेशन में 5 से गुणा कर लेते हैं और नीचे वाली इक्वेशन में 3 से गुणा कर लेते हैं। जब हम ऊपर 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू हो जाएगी 5 के बराबर, b प्लस सी की वैल्यू हो जाएगी 10 के बराबर और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हो जाएगी 15 के बराबर। इसी तरह से जब हम नीचे वाली इक्वेशन में 3 से गुणा करेंगे तो b की वैल्यू हो जाएगी 3 के बराबर, a प्लस सी की वैल्यू हो जाएगी 12 के बराबर और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हो जाएगी 15 के बराबर। अब यहाँ से देखिए अगर हम a और b की वैल्यू को देखें तो a की वैल्यू 5 के बराबर हो चुकी है और b की वैल्यू 3 के बराबर हो चुकी है और इन तीनों को जब हम ऐड कर रहे हैं a प्लस बी प्लस सी तो ये वैल्यू 15 के बराबर हो रही है। तो 15 में से अगर हम a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 3 घटा देंगे तो c की वैल्यू हो जाएगी 7 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए अगर हम a अनुपात b अनुपात c निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5:3:7 और इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15। अब यहाँ पर देखिए ए बी सी की कुल राशि आ रही है 15 रुपए के बराबर और क्वेश्चन में हमको राशि दे रखी है 11,250। तो यहाँ पर हम 15 की कंपेयर कर देंगे 11,250 से। 11,250 का है 750 गुना। हमसे पूछा है ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है। अब देखिए ए के पास है 5 रुपए और बी के पास है 3 रुपए, यहाँ पर 2 रुपए अधिक है। तो यहाँ पर आप इसको रुपए कहिए या रेशियो कहिए एक ही बात है। तो यहाँ पर ये जो 2 अधिक है हम इस 2 का भी 750 गुना कर देंगे क्योंकि हमारी जो आगे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू थी 15, ये 750 गुना हो चुकी है। तो 2 का जब हम 750 गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 1500 रुपए। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, एक्स ने 25,000 रुपए की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 4 माह के बाद बाई 20,000 रुपए निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। ज्ञात करें वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ मिलेगा। देखिए सिंपल क्वेश्चन है
यहाँ पर हमें दो साझेदार दिए हुए हैं एक्स और वाई। एक्स ने पूंजी लगाई है 25,000 रुपये और वाई ने पूंजी लगाई है 20,000 रुपये। यहाँ पर देखिए अगर हम इन दोनों की पूंजी को 5,000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इनके निवेश का रेशियो आ जाएगा 5:4। तो यहाँ पर देखिए इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 5:4 के अनुपात में। आगे देखिए हमसे कहा गया है कि 4 माह के बाद वाई 20,000 रुपये का निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो जाता है और हमसे पूछा है वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ मिलेगा। अब देखिए एक्स ने व्यापार शुरू किया है और शुरू से अंत तक रहा है। तो एक्स ने जो यहाँ पर व्यापार किया है वो पूरे 12 महीने किया है। बाई 4 माह बाद आया है, इसका मतलब बाई ने जो व्यापार किया है वह 8 महीने किया है। तो यहाँ पर देखिए एक्स और वाई का जो टाइम आ जाएगा वह 12 महीने और 8 महीने आ जाएगा। 12 और 8 को अगर हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास टाइम का अनुपात आ जाएगा 3:2। तो यहाँ पर देखिए हम लिख लेते हैं टाइम का अनुपात 3:2। अब हमसे पूछा है वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ मिलेगा। अब देखिए लाभ या प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। एक्स का प्रॉफिट निकालेंगे तो वह आ जाएगा 5 × 3 यानी कि 15 के बराबर, और बाई का प्रॉफिट निकालेंगे तो वह आ जाएगा 4 × 2 यानी कि 8 के बराबर। तो यहाँ पर लाभ का अनुपात आ जाएगा 15:8। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12। ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 21,000 रुपये की पूंजी निवेश की तथा कुछ समय बाद बी 36,000 रुपये निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। यदि प्रत्येक को समान लाभ प्राप्त हुआ हो तो ज्ञात करें बी कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ। यहाँ पर देखिए हमें ए की निवेश पूंजी दी हुई है 21,000 रुपये और बी की निवेश पूंजी दी हुई है 36,000 रुपये। हमें इन्हें अनुपात में लिखना होता है। तो यहाँ पर आप देखिए सिंपली 3 जीरो से 3 जीरो तो हटा देंगे, उसके बाद आप इसे 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो 21 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा और 36 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ए का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 7 और बी का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 12। अब देखिए ए ने व्यापार की शुरुआत की है और ए शुरू से लेकर के एंड तक रहा है और हमसे ये कहा गया है यदि प्रत्येक को समान लाभ प्राप्त हुआ हो। अब यहाँ पर देखिए हमें ये दिया हुआ नहीं है कि कितने समय बाद लाभ है। तो देखिए जहाँ पर हमें समय दिया हुआ नहीं होता है तो हम वहाँ पर 1 साल का समय लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पर भी हम 1 साल का समय लेंगे। 1 साल में होते हैं 12 महीने। तो यहाँ पर ए तो 12 महीने रहा है। अब बी कुछ समय बाद आया है तो हमें ये नहीं पता है कि बी कितने महीने व्यापार में रहा। तो हम ये मान लेते हैं कि बी एक्स महीने व्यापार में रहा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम टाइम का रेशियो निकालेंगे तो ए का टाइम आ जाएगा 12 महीने और बी का टाइम आ जाएगा एक्स। अब देखिए यहाँ से अगर हम प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट बराबर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। तो यहाँ पर ए का प्रॉफिट हो जाएगा 7 × 12 और बी का प्रॉफिट हो जाएगा 12 × एक्स। अब यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है कि दोनों को समान लाभ प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर हमने इसलिए इन दोनों को बराबर कर दिया। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 7 के बराबर। अब देखिए x हमने क्या माना था, x हमारे पास वो वैल्यू है जितने महीने b व्यापार में रहा। हमसे पूछा गया है b कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ। अगर देखिए हमसे पूछा जाता कि b कितने समय व्यापार में रहा तो वह 7 महीने रहा। अब हमसे पूछा गया है कि कितने समय बाद शामिल हुआ, तो शामिल उतने समय बाद होगा जितने समय वह व्यापार में नहीं था। तो वह शुरू के 5 महीने व्यापार में नहीं था तो वह 5 महीने बाद व्यापार को ज्वाइन करेगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13। ए तथा बी ने क्रमशः 1,85,000 तथा 2,25,000 रुपए की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। यदि बी ने 9,000 रुपए का लाभ प्राप्त किया तो ज्ञात करें व्यापार में कुल लाभ कितना हुआ। यहाँ पर देखिए हमें ए और बी का निवेश दिया हुआ है 1,85,000 और 2,25,000। इसके अलावा देखिए हमें समय दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब इन दोनों का समय समान है। अब देखिए अगर समय सेम होता है तो मैंने आपसे बताया है कि जो उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही इनके प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सीधा प्रॉफिट का रेशियो ले लेंगे। यहाँ पर देखिए इन्वेस्टमेंट है 1,85,000 और 2,25,000 का। यहाँ पर हम 3 जीरो से 3 जीरो कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा 185:225। अब हम इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा 37:45। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास कुल लाभ आ जाएगा 82 रुपए के बराबर। अब देखिए हमें बी का कुल लाभ दिया हुआ है 9,000 रुपए। अब हमारे पास बी का लाभ आ रहा है 45 रुपए। तो हम 45 की कंपेयर कर देंगे 9,000 से। 9,000 45 का है 200 गुना
अब हमसे पूछा है कुल लाभ कितना है, तो कुल लाभ जो 82 रुपये आ रहा है, हम इसका भी 200 गुना कर देंगे। तो 82 का 200 गुना करेंगे तो हमारे पास कुल लाभ आ जाएगा 16,400 के बराबर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14। ए तथा बी ने एक बुटीक की शुरुआत में क्रमशः 35,000 रुपये तथा 56,000 रुपये की पूंजी निवेश की। यदि ए ने 45,000 रुपये का लाभ प्राप्त किया तो ज्ञात करें व्यापार में कुल लाभ कितना हुआ। ये भी देखिए सेम ही क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें ए और बी का इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 35,000 रुपये और 56,000 रुपये। इसके अलावा हमें इनका टाइम दिया हुआ नहीं है। टाइम दिया हुआ नहीं है तो हम टाइम को समान ले लेते हैं। अब देखिए अगर टाइम सेम होता है तो जो इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही इनके प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमें ए और बी का इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 35,000 रुपये और 56,000 रुपये। तो यहाँ पर हम सिंपली 3 जीरो से तो 3 जीरो हटा ही सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा 35:56। अब हम इसको 7 से डिवाइड कर सकते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा 5:8 और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कुल प्रॉफिट हो जाएगा 13 के बराबर। अब देखिए हमें ए का कुल लाभ दे रखा है 45,000 रुपये। अब हमारे पास आ रहा है 5 के बराबर, तो हम 5 की कंपेयर कर देंगे 45,000 से। 45,000 5 का है 9,000 गुना। हमसे पूछा है व्यापार में कुल कितना लाभ हुआ, तो व्यापार का जो लाभ 13 के बराबर है, हम 13 का भी 9,000 गुना कर देंगे। 13 का जब हम 9,000 गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,17,000 रुपये। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15। ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 25,000 रुपये की पूंजी निवेश की। एक वर्ष के बाद बी 30,000 रुपये निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। ज्ञात करें व्यापार की शुरुआत के 2 वर्ष बाद 46,000 रुपये के कुल लाभ में बी का हिस्सा क्या होगा। यहाँ पर देखिए हमें ए का निवेश दिया हुआ है 25,000 रुपये और बी का निवेश दिया हुआ है 30,000 रुपये। यहाँ से अगर हम इसको अनुपात में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर हम इसे 5,000 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए और बी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ जाएगा 5:6। इसके अलावा देखिए हमसे कहा गया है कि ए एक व्यापार की शुरुआत करता है और हमसे 2 वर्ष बाद 46,000 के लाभ में से बी का हिस्सा पूछा है। तो देखिए ए तो शुरू से लेकर के 2 साल तक रहा है, तो ए का टाइम तो हो जाएगा 2 साल, और बी 1 वर्ष के बाद व्यापार में शामिल होता है तो बी 1 साल तक ही व्यापार में रहेगा, तो बी का टाइम हो जाएगा 1 साल के बराबर। देखिए मैंने आपसे बताया है कि टाइम को या तो आप महीने में लीजिए या साल में लीजिए, एक ही बात है। तो यहाँ पर अगर हमें साल में इजी पड़ रहा है तो हम इसको साल में कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए अगर हम टाइम का रेशियो लेंगे तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 2:1। अब यहाँ से देखिए अगर हम प्रॉफिट का रेशियो निकालेंगे तो प्रॉफिट का रेशियो बराबर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। तो यहाँ पर देखिए ए का प्रॉफिट आ जाएगा 10 के बराबर और बी का प्रॉफिट आ जाएगा 6 के बराबर। यहाँ पर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ए का प्रॉफिट हो जाएगा 5 के बराबर और बी का प्रॉफिट हो जाएगा 3 के बराबर। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कुल प्रॉफिट हो जाएगा 8 के बराबर। अब देखिए 2 साल बाद हमें कुल प्रॉफिट दे रखा है 46,000 रुपये। तो यहाँ पर हम 8 की कंपेयर कर देंगे 46,000 से। 46,000 8 का है 5,750 गुना। हमसे पूछा है बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा जो 3 के बराबर आ रहा है, हम 3 का भी 5,750 गुना कर देंगे। तो जब हम 3 का 5,750 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 17,250 के बराबर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16। ए ने 40,000 रुपये की पूंजी निवेश करके एक वर्कशॉप शुरू की। उसने प्रत्येक वर्ष 10,000 अतिरिक्त निवेश किए। 2 वर्ष के बाद उसका शिष्य बी 85,000 रुपये निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया तथा बी ने कोई अतिरिक्त राशि निवेश नहीं की। वर्कशॉप की शुरुआत के 4 वर्ष बाद प्राप्त 1,95,000 के कुल लाभ में ए का हिस्सा क्या होगा। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिए। यहाँ पर हमें ए की निवेश पूंजी दी हुई है 40,000 रुपये और हमसे आगे कहा गया है कि ए प्रत्येक वर्ष 10,000 अतिरिक्त निवेश करता है। इसके अलावा हमें बी की निवेश पूंजी दी हुई है 85,000 रुपये। यहाँ पर देखिए हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। हम यहाँ पर इन तीनों के ही आखिरी के 3 जीरो हटा देंगे। तो यहाँ पर ए की शुरुआती पूंजी हो जाएगी 40 रुपये के बराबर। वह प्रत्येक वर्ष ऐड करेगा 10 रुपये और बी की शुरुआती पूंजी हो जाएगी 85 रुपये के बराबर। अब यहाँ पर देखिए जो वर्कशॉप है यह 4 साल तक चल रही है, क्योंकि हमें 4 वर्ष बाद कुल लाभ दिया हुआ है 1,95,000 रुपये। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम ए का कुल लाभ निकाल लेते हैं, उसके बाद बी का कुल लाभ निकाल लेते हैं और उसके बाद कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम निकालते हैं पहले ए का लाभ। यहाँ पर देखिए शुरू में ए ने जो इन्वेस्ट किए हैं वे 40 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। ये 40 रुपये ए के 1 साल तक इन्वेस्ट रहे हैं।
तो यहाँ पर अगर हम इसका प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट बराबर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, तो यहाँ पर आ जाएगा 40 गुणा 1। अब देखिए दूसरे साल उसने 10 रुपए और ऐड कर दिए, तो जो उसकी पूंजी 40 रुपए के बराबर थी ये बढ़ करके 50 रुपए के बराबर हो जाएगी। अब ये जो उसकी 50 रुपए की पूंजी है ये अगले 1 साल तक इन्वेस्ट रही है, तो यहाँ पर हम 40 गुणा 1 में ऐड कर देंगे 50 गुणा 1। अब इसके बाद तीसरे साल में उसने फिर से 10 रुपए ऐड कर दिए हैं, तो जो पूंजी उसकी 50 रुपए थी ये बढ़ करके हो जाएगी 60 रुपए के बराबर। अब ये 60 रुपए उसके अगले 1 साल तक इन्वेस्ट रहे हैं, तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे 60 गुणा 1। अब चौथे साल उसने फिर से 10 रुपए ऐड कर दिए हैं, तो जो पूंजी उसकी 60 रुपए के बराबर थी ये बढ़ करके हो जाएगी 70 रुपए के बराबर। और ये 70 रुपए उसके अगले 1 साल तक इन्वेस्ट रहे हैं, तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे 70 गुणा 1। यहाँ पर देखिए ये ए के 4 साल का ब्यौरा है। अब हम देखते हैं बी का प्रॉफिट। बी देखिए 2 वर्ष बाद व्यापार में शामिल हुआ है और कुल व्यापार चला है 4 वर्ष तक, तो इसका मतलब ये है कि बी का जो टाइम है वह 2 वर्ष का है और बी ने इन्वेस्ट किए हैं 85 रुपए। इसके अलावा बी ने कोई रुपया इन्वेस्ट नहीं किया है, तो यहाँ पर देखिए बी का प्रॉफिट हो जाएगा इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, यानी कि 85 गुणा 2। यहाँ पर देखिए जब हम ए और बी को सिंप्लीफाई करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 220 और बी की वैल्यू आ जाएगी 170। यहाँ पर 0 से 0 कट कर देंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 22 और बी की वैल्यू आ जाएगी 17। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कुल प्रॉफिट आ जाएगा 39 रुपए के बराबर। अब यहाँ पर देखिए ये प्रॉफिट आ रहा है 39 के बराबर और क्वेश्चन में हमको प्रॉफिट दे रखा है 1,95,000। तो यहाँ पर हम 1,95,000 की कंपेयर कर देंगे 39 से। तो देखिए 1,95,000 39 का है 5,000 गुना, हमसे पूछा है ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा जो 22 के बराबर आ रहा है हम इसका भी कर देंगे 5,000 गुना। तो 22 की जब हम 5,000 से गुणा करेंगे तो हमारे पास ए का प्रॉफिट आ जाएगा 1,10,000 रुपये। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17। एक्स तथा वाई ने एक व्यापार में क्रमशः 7:9 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश की। 8 माह के बाद एक्स ने अपनी निवेशित पूंजी वापस निकाल ली तथा उन दोनों ने 8:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया। ज्ञात कीजिए वाई ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें एक्स और वाई की निवेशित पूंजी का अनुपात दिया हुआ है 7:9। तो यहाँ पर देखिए एक्स और वाई का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 7:9। इसके अलावा देखिए आगे हमसे कहा गया है कि 8 माह के बाद एक्स ने अपनी निवेशित पूंजी वापस निकाल ली और उन दोनों के लाभ का अनुपात दिया हुआ है 8:9। तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट को लिख लेते हैं, तो प्रॉफिट हो जाएगा 8:9। अब देखिए हमारे पास x का टाइम तो है कि x ने 8 माह के बाद अपनी निवेशित पूंजी वापस निकाल ली। हमसे बाई के बारे में पूछा है कि बाई ने कितने समय के लिए निवेश किया है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम टाइम निकालें तो हमने पढ़ा है टाइम बराबर होता है प्रॉफिट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर देखिए x का टाइम हो जाएगा 8/7 के बराबर और y का टाइम हो जाएगा 1 के बराबर। यहाँ पर दोनों साइड 7 से गुणा कर देंगे तो x का टाइम हो जाएगा 8 के बराबर और y का टाइम हो जाएगा 7 के बराबर। अब देखिए हमें x का टाइम दे रखा है 8 माह, अब हमारे पास भी 8 माह ही आ रहा है, तो यहाँ पर x का टाइम अगर 8 माह है तो y का टाइम हो जाएगा 7 माह के बराबर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18। एक्स तथा वाई ने एक व्यापार में क्रमशः 5:6 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश की। 8 माह के बाद एक्स ने अपनी निवेशित पूंजी वापस निकाल ली तथा उन दोनों ने क्रमशः 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया। ज्ञात करें वाई ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की। ये भी देखिए सेम ही क्वेश्चन है, इसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए हमें x और y की निवेशित पूंजी का अनुपात दिया हुआ है 5:6। तो यहाँ पर देखिए x और y का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 5:6। इसके अलावा हमसे कहा गया है कि 8 माह के बाद x ने अपनी निवेशित पूंजी वापस निकाल ली और उन दोनों के लाभ का अनुपात दे रखा है 5:9। तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट आ जाएगा 5:9। अब देखिए हमसे बाई का टाइम पूछा है कि बाई ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की। तो यहाँ पर देखिए हम टाइम निकालते हैं। टाइम बराबर होता है प्रॉफिट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर देखिए एक्स का टाइम हो जाएगा 1 के बराबर और वाई का टाइम हो जाएगा 9/6। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2 के बराबर। दोनों साइड 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास टाइम का अनुपात आ जाएगा 2:3।
अब देखिए हमसे कहा गया है कि 8 माह के बाद एक्स ने अपनी निवेशित पूंजी वापस निकाल ली, यानी कि एक्स की जो निवेशित पूंजी है यह 8 माह तक ही व्यापार में रही। अब हमारे पास आ रहे हैं 2 महीने, तो हम 2 की कंपेयर कर देंगे 8 से। 8 2 का है 4 गुना, तो हमारे पास बाई का जो टाइम आ रहा है 3 महीने, हम इसका भी 4 गुना कर देंगे। तो 3 का जब हम 4 गुना करेंगे तो बाई की टाइमिंग आ जाएगी 12 महीने। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19। दो व्यक्तियों ने एक व्यापार की शुरुआत में क्रमशः 1,25,000 तथा 85,000 की पूंजी निवेश की। साझेदारी की शर्त यह है कि कुल लाभ का 60% समान रूप में तथा शेष लाभ निवेशित पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। यदि एक साझेदार को दूसरे से 300 रुपये अधिक मिलते हैं तो ज्ञात करें व्यापार में कुल कितना लाभ हुआ। यहाँ पर देखिए हमें दो व्यक्तियों की निवेशित पूंजी दी हुई है 1,25,000 रुपये और 85,000 रुपये। इसके अलावा देखिए हमें इनका टाइम दिया हुआ नहीं है। इसका मतलब ये है कि इनका टाइम सेम है। अब अगर टाइम सेम होता है तो जो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही इनके प्रॉफिट का रेशियो हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 1,25,000 के हम आखिरी के 3 जीरो हटा देंगे और 85,000 के भी आखिरी के 3 जीरो हटा देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ए और बी का प्रॉफिट आ जाएगा 125 और 85 के बराबर। आगे देखिए हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि साझेदारी की शर्त यह है कि कुल लाभ का 60% समान रूप में तथा शेष लाभ निवेशित पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। इसके आगे हमसे कहा गया है यदि एक साझेदार को दूसरे से 300 रुपये अधिक मिलते हैं। अब देखिए एक साझेदार को दूसरे से 300 रुपये अधिक मिल रहे हैं और 60% भाग समान रूप में बांटा भी जा रहा है। अब देखिए अगर 60% भाग समान रूप से बांटा जा रहा है तो 60% से तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि ये समान रूप में बट गया है, दोनों को बराबर बराबर हिस्सा मिल जाएगा। जो अंतर पड़ेगा वो 40% की वजह से पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट का 40% निकालना है। अब देखिए अगर हम 125 का 40% निकालेंगे तो वो कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं 125 और 85 का 2 गुना कर लेते हैं। 2 गुना करने पर हमें आखिरी में दोनों जगह जीरो मिल जाएंगे, तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा 250 अनुपात 170 और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कुल प्रॉफिट आ जाएगा 420 के बराबर। अब देखिए हम निकालते हैं 250 का 40%। 250 का 40% हो जाएगा 100 रुपए के बराबर और 170 का 40% हो जाएगा 68 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए ए को मिल रहे हैं 100 रुपए और बी को मिल रहे हैं 68 रुपए। यहाँ पर ए को 32 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। अब यहाँ पर मिल रहे हैं 32 रुपए ज्यादा और क्वेश्चन में हमसे कह रखा है कि एक साझेदार को दूसरे से 300 रुपए अधिक मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम 32 ही कंपेयर कर देंगे 300 से। 332 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हम इसको 300/32 गुना ही रखते हैं। हमसे पूछा है कि व्यापार में कुल कितना लाभ हुआ। व्यापार में कुल लाभ हुआ है 420 रुपए के बराबर। हम 420 का भी 300/32 गुना कर देंगे तो हमारे पास कुल लाभ आ जाएगा 3,937.5 रुपए के बराबर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20। दो भाइयों ने एक व्यापार की शुरुआत में क्रमशः 50,000 तथा 70,000 की पूंजी निवेश की। साझेदारी की शर्त यह है कि कुल लाभ का 70% समान रूप में तथा शेष लाभ निवेशित पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। यदि एक भाई को दूसरे से 90 रुपए अधिक मिलते हैं तो ज्ञात करें व्यापार में कुल कितना लाभ हुआ। ये भी देखिए सेम ही क्वेश्चन है, इसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए मैं दो भाइयों के द्वारा एक व्यापार में निवेशित पूंजी दी हुई है 50,000 रुपये और 70,000 रुपये। यहाँ पर हम आखिरी के 3 जीरो हटा करके ए की पूंजी ले लेंगे 50 के बराबर और बी की पूंजी ले लेंगे 70 के बराबर। इसके अलावा देखिए टाइम दिया हुआ नहीं है तो टाइम बराबर होगा। टाइम बराबर होता है तो जो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है यही इनके प्रॉफिट का रेशियो भी हो जाएगा। तो यहाँ पर ए और बी का प्रॉफिट हम ले लेंगे 50 और 70 के बराबर और कुल व्यापार में प्रॉफिट हो जाएगा 120 के बराबर। अब देखिए आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि साझेदारी की शर्त यह है कि कुल लाभ का 70% समान रूप में तथा शेष लाभ निवेशित पूंजी के अनुपात में बांटा जाए। अब देखिए 70% की वजह से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये बराबर बराबर बढ़ जाएगा। जो अंदर आएगा वह 30% की वजह से आएगा। तो हम क्या करते हैं ए के जो 50 रुपए का प्रॉफिट है हम इसका 30% निकाल लेंगे और बी का जो 70 रुपए का प्रॉफिट है हम इसका 30% निकाल लेंगे। तो देखिए जब हम 50 का 30% निकालते हैं तो वह आ जाएगा 15 रुपए के बराबर और जब हम 70 का 30% निकालेंगे तो वह आ जाएगा 21 रुपए के बराबर। यहाँ पर देखिए बी को ए से 6 रुपए अधिक मिल रहे हैं।
क्वेश्चन में हमसे कह रखा है कि एक भाई को दूसरे से 90 रुपए अधिक मिलते हैं। अब यहाँ पर मिल रहे हैं 6 रुपए अधिक, और क्वेश्चन में हमसे कह रखा है कि 90 रुपए अधिक मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम 6 की कंपेयर कर देंगे 90 से। 90 6 का है 15 गुना। हमसे पूछा है कि व्यापार में कुल कितना लाभ हुआ। व्यापार में कुल लाभ हुआ है 120 रुपए के बराबर। हम 120 का भी 15 गुना कर देंगे, तो हमारे पास व्यापार में कुल लाभ आ जाएगा 1800 के बराबर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे हमारे पार्टनरशिप टॉपिक के 20 क्वेश्चंस। आई होप सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्यों की है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।